पार्ट नंबर 39। पेशकश मीर कारवान। मैं फ़ोन बंद करके शोभा वगैरह को ठाकर से होने वाली गुफ्तगू से आगाह करने लगा। फिर उस रात भी हम देर तक बातें करते रहे। शोभा उसी हालत में बैठी हुई थी, यानी उसकी साड़ी का पल्लू ज़मीन पर पड़ा हुआ था और मेरी नज़रें बार बार उसकी तरफ उठ रही थी। 3 बजे के करीब सबसे पहले बमला उठकर अपने कमरे में गई और फिर शोभा भी उठ गई। मैंने बाहर आकर रविंदर और सनिंदर को होशियार रहने की हदायत दी और अंदर आकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। अगरचे आज की रात देशमुख की तरफ से किसी किस्म की कार्रवाई की तवक्का नहीं थी, लेकिन मैं एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था। सोनिया कब की कमरे में जा चुकी थी। मैं अभी अपने कमरे में गया। मैं थकन महसूस कर रहा था। जिस्म के बाद हिस्सों में दर्द भी हो रहा था। रांगड़ और देशमुख से लड़ाई अगरचे 15-20 मिनट तक महदूद रही थी, लेकिन इस धुआंधार लड़ाई ने मेरा इंजर पिंजर ढीला कर दिया था। मेरी जिंदगी दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए गुजरी थी, लेकिन आज की लड़ाई सबसे बरक रफ्तार थी, जिसका फैसला चंद मिनट में ही हो गया था। और इस दौरान में मैंने अपने ताकतवर हरीफों को एक लम्हे के लिए भी संभलने का मौका नहीं दिया था। अगर मेरी तरफ से जरा सी भी सुस्ती या गफलत होती तो शायद इस लड़ाई का नतीजा मुख्तलिफ होता। बीच का दरवाज़ा खुला हुआ था और पर्दा लटका हुआ था। शोभा वाले कमरे में बत्ती चल रही थी। मैं अपने कमरे की बत्ती बुझा दी और बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंखें बंद हो गई। अभी अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं हड़बड़ा कर उठ गया। शोभा मेरे पलंग पर बैठी मेरी टांगे दबा रही थी। अरे शोभा जी, मैंने जल्दी से टांगे समेट ली। ये आप क्या कर रही हैं? मुझे अपने मोहसिन की सेवा से महरूम ना करो, शोभा ने कहा। उसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा नहीं थी। तुमने मेरी हाथ और अपना जीवन दांव पर लगा दिया, और क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं तुम्हारी ज़रा सी सेवा कर सकूं? शोभा ने पैर दबाते हुए कहा, और मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। आराम से लेटे रहो। नहीं शोभा जी। मैंने इसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मुझे शर्मिंदा न करें। आप भी थकी हुई हैं, आप जाकर सो जाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम नींद में करा रहे थे, आवाज़ सुनकर ही तो मैं आई हूँ, शोभा ने कहा। हो सकता है तुम्हें लड़ाई में कुछ चोटें भी आई हों, लेकिन बाज़ औक़ात थकन के कारण में आदमी नींद में कराने लगता है। मैं तुम्हारी टांगे दबाने लगी थी ताकि तुम्हें कुछ सुकून तो मिले, लेकिन तुम तो उठकर ही बैठ गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ शोभा जी, मैंने जवाब दिया। तुमने तो आज कमाल ही कर दिया वजदान, उसने कहा। मैं तो डर गई थी। वो 2 थे और तुम अकेले। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ ना करती, लेकिन तुमने जिस तरह उसकी हड्डियाँ सिंकाई हैं उस पर मुझे हैरत भी हुई, खुशी भी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम उन दोनों को इस तरह ढेर कर दोगे। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, सोनिया ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था। मुझे यकीन नहीं आता था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से भी सब कुछ देख लिया। मुझे तुम पर घमंड है। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। शोभा बातों के मोड में थी और मुझे नींद आ रही थी। मैं उसे कह भी नहीं सकता था कि वह अपने कमरे में जाके सो जाए, लेकिन शायद उसे खुद ही ख्याल आ गया। देखो मैं तुम्हें कितना परेशान कर रही हूँ। तुम्हें नींद से जगाकर मैंने तुम्हें उठा दिया। चलो अब तुम सो जाओ, मैं चलती हूँ, शोभा ने कहा। वो चलनी मेरी तरफ देखती रही, फिर झुक कर अपने होंठ मेरी पेशानी पर सख्त कर दिए। मेरे पूरे बदन में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई, लेकिन मेरे सीने में किसी फितने ने सर नहीं उभारा था, ना ही कोई लव ख्याल मेरे जहन में आया था। न जाने क्यों मुझे उस वक्त थाई याद आ गई थी। मेरा दिल चाहता था कि शोभा इसी तरह मेरे ऊपर झुकी रहे और उसके होंठों का लम्स मेरी पेशानी को गरमाता रहे। अजीब था सरूर था इस बोसे में। शोभा सीधी हो गई और उसके होंठों पर बड़ी ही दिलफरेब मुस्कुराहट थी। मैं चलती हूँ। वो पलंग से उतर गई। सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है। वो दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। शब रात्रि,
उसने गुनगुनाती हुई आवाज़ में कहा और अपने कमरे में चली गई। मैं दरवाजे के सामने से हिलते हुए पर्दे को देख रहा था और मेरी आंखें बंद होने लगी और मैं सरूदो कैफ की अजीब सी कैफियत में डूबता चला गया। नया पैराग्राफ। कई रोज गुजर गए। उस दौरान मैं योगी गौतम बोस के कॉटेज की तरफ मेरी रियाजत जारी रही। मेरे अंदर ख्वाबीदा पुरस्कार कुव्वत की बेदारी का इब्तदाई मरहला शुरू हो चुका था और मैं अपने आप में अजीब सी तब्दीली और कैफियत महसूस करने लगा। अब मुझे यकसोई और मुकम्मल तवज्जो की ज़रूरत थी और इस मामले में ज़रा सी गफलत से सबकी एक राय पर पानी फिर सकता था। पहले तो रोज़ाना रात को ठाकर का फ़ोन आता रहा और फिर उसमें एक दिन का वक्फा आ गया। वो देशमुख की वजह से हमारे लिए परेशान था। ठाकर देशमुख को हमसे ज़्यादा जानता था। वो उसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे शुबा था कि देशमुख चंद रोज़ के ही दुबका रहेगा और फिर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। ठाकुर को यह अंदेशा इसलिए भी था कि देशमुख जयपुर वापस नहीं पहुंचा था। देशमुख ऋषिकेश में ही कहीं दिखाई भी नहीं दिया था। हमारा नेपाली गलमैन सरिंदर बड़े काम का आदमी साबित हुआ था। उसने 2 और आदमी का बंदोबस्त कर दिया था। वो भी नेपाली थे और उसी ही की तरह हरांट थे। उनमें से एक को तो मैंने देशमुख और उसके साथी रामगढ़ की तलाश पर लगा दिया था। उसने ऋषिकेश और उसके गिरदोनवा में तमाम होटल, गेस्ट हाउसेस और मंदिर देख डाले थे, मगर उनका कोई सुराग नहीं मिला। वो या तो कहीं छुपे हुए थे या शहर छोड़कर कहीं और चले गए थे। लेकिन मुझे ये भी यकीन था कि वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे और वो पलट कर ज़रूर आएंगे। शोभा के दिल में अब किसी किस्म का खौफ नहीं रहा था। अब तो वो सोनिया या बमला के साथ लेकर मेरे बगैर सैर तफरी के लिए या कभी सौदा वगैरह लेने के लिए बाजार की तरफ भी चली जाती थी और ओचिन नाम का एक नेपाली गनमैन बहरहाल उनके साथ रहता था। ये उन 2 में से एक था जिनकी खिदमत सरिंदर के जरिए हासिल की गई थी। उस रोज़ सुबह सवेरे ही ठाकर का फ़ोन आया था। उसने शोभा से बात करते हुए बताया था कि उसने शोभा के लिए काफ़ी हाउस वाली बिल्डिंग की कीमत लगवाई है। उसने शोभा को कीमत बताकर उसकी राय मांगी थी कि अगर शोभा इस कीमत पर बिल्डिंग बेचने को तैयार हो तो ठाकर उससे खरीद लेगा। शोभा ने बिला झिझक आमादगी जाहिर कर दी और कहा कि वो कागजात तैयार करा ले। उसके साथ ही महावीर रोड वाले प्लाट की बात भी हुई थी, लेकिन ठाकर ने बताया कि उसकी अभी मुनासिब कीमत नहीं लग रही। 1.5 एकड़ के उस प्लाट को तो कोई बिल्डर भी खरीद सकता था और वो मुख्तलिफ कंपनियों से राब्ते कर रहा था। उस रोज़ में सोनिया और शोभा के साथ बाजार की तरफ निकल गया। बमला घर पर ही रह गई। शोभा का ख्याल था कि यहाँ अगर मुस्तकिल रहना है तो अब उसे कोई बंगला खरीद ही लेना चाहिए और हम बंगले की तलाश में प्रॉपर्टी एजेंटों के दफ्तरों में झांकते फिर रहे थे। दोपहर का खाना हमने एक रेस्टोरेंट में खाया था और बंगला के लिए खाना पैक करवा लिया था। हम सुबह 9 बजे के घूम रहे थे और इस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे थे। सोनिया और शोभा थक गई थी, इसलिए हमने वापसी के लिए टैक्सी ले ली। टैक्सी मुख्तलिफ रास्तों पर घूमती हुई नीलम नदी की तरफ आ गई। ये बारोनक इलाका था। हमारी टैक्सी ने जैसे ही नीलम वादी को अबूर किया, पीछे से आने वाली एक कार तेजी से ओवरटेक करते हुए हमारी टैक्सी के आगे आ गई। ड्राइवर को फौरन टैक्सी रोकना पड़ी। एक कार टैक्सी के पीछे भी रुक गई थी और इससे पहले कि मैं सूरत हाल का कुछ अंदाज़ा लगाता, टैक्सी के आगे खड़ी हुई कार से 2 आदमी उतरे। उन्होंने चेहरों पर मास्क चढ़ा रखे थे। दोनों के हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थीं। उन्होंने कार से उतरते ही हवाई फायरिंग शुरू कर दी। मैं फौरी तौर पर नहीं समझ सका कि ये सब क्या हो रहा है। मैं चौंका तो उस वक़्त जब अगली कार से उतरने वाले एक आदमी ने टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर शोभा को नीचे घसीट लिया और वो खौफ और दहशत से चीखने लगी। वो आदमी उसे घसीटते हुए अगली कार की तरफ लेके जा रहा था। मुझे यकायक जैसे होश आ गया। मैं टैक्सी की अगली सीट पर से दरवाज़ा खोलकर बड़ी उजलत में नीचे उतरा और उस शख्स की तरफ लपका
और जो शोभा को घसीट रहा था, मगर उस शख्स ने पलटकर मेरे पेट पर ठोकर मार दी। मैं बिलबिला कर दोहरा हो गया, मगर अपनी दर्द की परवाह किए बगैर उठकर दोबारा उस शख्स की तरफ लपका। मैं अपनी दर्द की परवाह किए बगैर दोबारा उस शख्स की तरफ लपका जिसने शोभा का हाथ पकड़ लिया था और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। इस दौरान में दूसरा आदमी भी उसकी तरफ पहुंच गया और उसने राइफल का बट पूरी कुव्वत से मेरे कंधे पर मार दिया। मेरे मुंह से चीख निकल गई। शोभा का हाथ भी मेरे हाथ से निकल गया। मैंने गिरते हुए संभलना चाहा, मगर उस शख्स ने एक बार फिर राइफल घुमा दी। इस मर्तबा राइफल का बट मेरे कंधे पर लगा था। पहला आदमी शोभा को घसीटते हुए अगली कार तक लेके जा चुका था। उसके एक हाथ में राइफल थी और दूसरे हाथ में उसने शोभा की कलाई थाम रखी थी। वो पूरी कुव्वत से शोभा को कार में घसीट ठूंसने की कोशिश कर रहा था। शोभा बुरी तरह मुजाहमत कर रही थी। उसने उस शख्स की कलाई को दांत गाड़ दिए। वो शख्स चीख उठा। उस शख्स ने शोभा को जिस खुले हुए दरवाजे में धकेल दिया, वो खुद भी अंदर ही उसके साथ बैठ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं अपने अंजाम की परवाह किए बगैर दूसरे आदमी से लिपट गया और इस दौरान में पिछली कार से भी 2 आदमी उतर आए। शोभा को टैक्सी से खींचकर वो अपनी कार की तरफ घसीट रहे थे और सोनिया को भी उन्होंने टैक्सी से खींचकर अपनी कार की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। सोनिया भी चीखते हुए मुजाहमत कर रही थी। मैं इस दौरान झुका। मेरा पैर एक आदमी के पैर में उलझा और मैं आगे होते हुए मुंह के बल गिरा। मैं संभलने की कोशिश कर रहा था। मेरी खोपड़ी पर जोरदार ठोकर पड़ी। मैं सर को दोनों हाथों से थामकर सड़क पर लौटने लगा। वो दोनों आदमी मेरे जिस्म पर ठोकरों की बारिश करते रहे, जबकि उनका एक तीसरा साथी ऑटोमेटिक राइफल से मुसलसल हवाई फायरिंग कर रहा था। चलो भागो, अब देर नहीं करो, फायरिंग करने वाला चीहा। उसका एक साथी दौड़कर अगली कार में सवार हो गया जिसमें शोभा को ठूंसा गया था और दूसरा पिछली कार की तरफ दौड़ा जहां से सोनिया के चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। दोनों कारें हरकत में आकर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ गईं। मैं उठकर कारों के पीछे भागा, लेकिन ठोकर खाकर गिर गया। मैं उठने की कोशिश करते हुए चीख रहा था कि लोगों, इन बदमाशों को रोको, इन 2 मासूम औरतों को बचाओ जिन्हें वो डाकू आकर लेके जा रहे हैं। वहाँ आसपास सैकड़ों लोग जमा हो गए थे। तकरीबन 100 गज के फासले पर पुलिस स्टेशन था, लेकिन ना तो पुलिस आई और ना ही किसी ने उन बदमाशों को रोकने की कोशिश की थी। अपनी जान हर किसी को प्यारी होती है, कोई आगे बढ़ने की हिमाकत नहीं कर सकता था। मैं पागलों की तरह चीखते हुए इधर उधर दौड़ रहा था, लेकिन कोई शख्स मेरी मदद को तैयार नहीं था। मैं टैक्सी की तरफ लपका, लेकिन टैक्सी ड्राइवर भी दहशत से बेहोश हो चुका था। मैं उसे बाजू से पकड़कर बाहर खींचने लगा, लेकिन उसी लम्हे मेरे सर में एक जोरदार टीस उठी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने संभलने की कोशिश करता रहा, लेकिन तारीकी की चादर फैलती चली गई और फिर मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। होश में आने की कुछ देर तक धुंधलाई हुई नजरों से मैं अपने चारों तरफ देखता रहा। पहले तो मुझे ये जगह अजनबी सी लगी, लेकिन अपने इतराफ में बेड पर लेटे हुए मरीजों को देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं अस्पताल में हूँ। लेकिन मुझे ये एहसास नहीं हो सका मैं अस्पताल में क्यों हूँ। जहन पर जोर डालने से दिमाग में धमाके से होने लगे। फिर यकायक मुझे याद आ गया कि मेरे साथ क्या वाक़या पेश आया था। शोभा और सोनिया को दिन दिहाड़े अगवा कर लिया गया था और मैं उन्हें बचाने में कामयाब नहीं हुआ था। इन दोनों का ख्याल आते ही मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। उसके साथ ही मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। होश में आने के बाद कुछ देर तक धुंधलाई हुई नजरों से मैं अपने चारों तरफ देखता रहा। पहले तो मुझे ये जगह अजनबी सी लगी, लेकिन अपने इतराफ में बेड पर लेटे हुए मरीजों को देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं अस्पताल में हूँ। लेकिन मुझे ये एहसास नहीं हो सका कि मैं अस्पताल में क्यों हूँ। जहन पर जोर डालने से दिमाग में धमाके से होने लगे। फिर यकायक मुझे याद आ गया कि मेरे साथ क्या वाक़या पेश आया था। शोभा और सोनिया को दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया था और मैं उन्हें बचाने में कामयाब नहीं हो सका था।
उन दोनों का ख्याल आते ही मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। उसके साथ ही मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। चीख की आवाज़ सुनकर एक नर्स और उसके साथ बमला भी दौड़ते हुए मेरे करीब पहुंच गई। बमला न जाने कब से वार्ड के आहर में बैठी हुई थी। मैं बेड से उतरने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों मुझे पकड़कर दोबारा लटाने की कोशिश करने लगी। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? लेटे रहो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, बमला ने मेरा बाजू पकड़ते हुए कहा। नहीं बमला, मैंने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं यहाँ लेटकर आराम नहीं कर सकता। वो लोग सोनिया और शोभा को उठा कर ले गए हैं, मैं जानती हूँ, बमला बोली। तुम 2 घंटों बाद होश में आए हो। वो लोग पता नहीं अब तक कितनी दूर जा चुके होंगे, और फिर तुम जख्मी हो। देखो, तुम्हारे पूरे जिस्म पर नील पड़े हुए हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बेड से उतर आया। आओ मेरे साथ चलो बमला, हम वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। इस दौरान मैं एक डॉक्टर में और भी वार्ड में आ गया। उसने भी मुझे रोकने की कोशिश की, मगर मैंने उसे एक तरफ धकेलते हुए आगे बढ़ गया। ये छोटा सा अस्पताल हमारे बंगले से ज़्यादा दूर नहीं था। हम पैदल ही वहाँ तक चल कर आए थे। मेरे पैरों में जूते भी नहीं थे। जिस्म के हर हिस्से में टीसें उठ रही थी, सर में धमाके हो रहे थे। अगर बमला मुझे सहारा न दिए होती तो मैं रास्ते में कई बार गिरता और यहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाता। घर पहुँचते ही मैंने सबसे पहले स्टेट डीलर को टेलीफोन किया। रोशन नामी इस शख्स से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। वो प्रॉपर्टी के अलावा कारों की खरीदो फरोख्त और किराए पर देने का कारोबार भी करता था। हेलो रोशन, मैंने रिसीवर पर उसकी आवाज़ सुनते ही कहा। मुझे एक गाड़ी चाहिए, बेहतरीन हालत में और लंबे सफ़र के लिए कार आमद हो। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। और सुनो, कार की टैंकी फुल हो। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम इसकी परवाह मत करो। अगर कार वापस ना आई तो मेरे दोस्त ठाकर भानोद सिंह से तुम्हें इसकी पूरी कीमत मिल जाएगी। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और बाथरूम में घुसकर आईने में अपना जायज़ा लेने लगा। मेरा हुलिया इस कदर बिगड़ा हुआ था कि मुझे अपने आप को पहचानने में भी दुश्वारी पेश आ रही थी। बाएं आंख के नीचे स्याह धब्बा था, दायां जबड़ा भी सूजा हुआ था, कंधे पर दोनों तरफ शदीद टीसें उठ रही थी, कूल्हे में भी तकलीफ थी और सर पर भी गोमड़ बना हुआ था। इन जालमों ने बुरी तरह मेरी धुनाई की थी। मैंने मुँह हाथ धोकर सूजे हुए जबड़े और रुखसार पर लोशन लगा लिया और कपड़े बदल कर बाहर आया तो बमला चाय बना चुकी थी, और उस वक्त मैं वाकई चाय की तलब बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा था। मैंने चाय का कप लेते हुए बमला की तरफ देखा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। लगता था वो काफ़ी देर तक रोती रही हो, और मुझे हैरत थी कि वो इस वक्त अपने आप पर कैसे काबू पाए हुए है। वो मेरे सामने बैठी खामोशी से मुझे देखती रही। मैं चाय ख़त्म करके अपने कमरे में आ गया और थैले में अपने कपड़े ठूंसने लगा। ये भी इसी में डाल लो। बमला की आवाज़ सुनकर मैं पीछे मुड़ा। वो भी गालबन मेरे पीछे ही कमरे में चली आई थी। उसने अपने कपड़ों के 2 बड़े थैले मेरी तरफ उछाल लिए। मैं सीधा होकर खड़ा हो गया। बमला, मैंने उसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए कहा। उनकी तलाश में न जाने मुझे कहाँ कहाँ ठोकरें खानी पड़ेंगी, किन हालात का सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हें साथ नहीं लेके जा सकता। तुम आज की रात यहाँ गुजार कर सुबह जयपुर चली जाओ। मुझे कहीं मौका मिला तो मैं फ़ोन करके ठाकर से बात कर लूँगा। तुम मेरे बगैर नहीं जा सकोगे, बमला ने कहा। नहीं हिम्मत सिंह, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं। मेरा कोई रास्ता नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, मैंने कहा। मैं तो हमेशा से ही खतरात में गिरा हुआ हूँ। इन ताकूती कुव्वतों से लड़ते हुए अरसा गुजर गया। हैरत तो इस बात पर है कि मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ। अब मैं जिस सफ़र पर निकल रहा हूँ वो पहले से भी कहीं ज़्यादा कठिन और ख़तरनाक है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी। नहीं हिम्मत सिंह, वो वालहाना अंदाज में मुझसे लिपट गई। तुम हमेशा दूसरों के लिए लड़ते रहे हो, दूसरों के लिए अपने जीवन को खतरे में डाले रखा, और अब भी तुम मौत के अंधे कुएं में छलांग लगाने जा रहे हो, वो भी दूसरों के लिए। दूसरों के लिए ना, तो क्या किसी दूसरे को यह हक नहीं कि वो चंद कदम तक तुम्हारा साथ दे सके? नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। मैंने उसे बाहों से पकड़कर अपने से अलग किया। उसकी आंखों में आंसू थे।
मैं उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो मेरे साथ जाने पर बजिद रही। तुम मुझे कमज़ोर मत समझो, वो कह रही थी। जानकी ने भी कदम कदम पर तुम्हारा साथ दिया और बिलाहिर अपना जीवन तुम्हारे लिए भेंट कर दिया। सोनिया कब से तुम्हारे साथ है, उसे तुम्हारे लिए क्या क्या मुसीबतें नहीं उठाई होंगी, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर भी घबराहट नहीं देखी। शोभा तुम्हें पसंद करने लगी थी। उसने भी फैसला कर लिया था कि तुम्हें कभी कहीं नहीं जाने देगी। और मैं, वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, क्या तुम मुझे उनसे कमज़ोर समझते हो? यकीन करो, मैं तुम्हारे पैरों की जंजीर नहीं बनूंगी। इस वक्त तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। और मैं वादा करती हूँ, जब कभी मैंने ये समझा कि मैं तुम्हारे लिए बोझ बन रही हूँ या तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन रही हूँ, तो मैं खामोशी से अपना रास्ता बदल लूँगी और तुम्हें अकेला छोड़ दूँगी। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैंने कुछ कहने के बजाय उसके कपड़े भी थैले में ठोंस लिए। बमला के होंठों पर हफीफ सी मुस्कुराहट आ गई और वो एक बार फिर मुझसे लिपट गई। मैंने उसे अपने आप से अलग किया और थैला बमला के हवाले कर दिया। वो इसमें ज़रूरत की और चीज़ें डाल ले। मैं इस कमरे से निकलकर लाउंज में आ गया। इस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे वाकई आराम और इलाज की ज़रूरत थी। मेरे पूरे बदन से टीसें उठ रही थी। बात करते वक्त भी मुंह भी पूरी तरह नहीं खुल रहा था, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा था अपनी कुव्वते इरादी के बलबूते पर कर रहा था। मैंने कुर्सी पर बैठकर फ़ोन का रिसीवर उठा लिया और जयपुर में ठाकुर का नंबर मिलाने लगा। लाइन मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी। ठाकुर ने फ़ोन रिसीव कर लिया। मैंने एक दो रस्मी जुमलों के तबादले के बाद ठाकुर को सूरत हाल से आगाह कर दिया। ओ, ठाकुर बोला, उसके साथ और कौन लोग थे? वो खुद नहीं था, मैंने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि उसने ये काम किराए के गुंडों से करवाया है, जिनके चेहरों पर नकाब चढ़ा रखे थे उन्होंने। ऋषिकेश में तो ऐसा कोई दिल वाला गुंडा नहीं जो इतनी संगीन वारदात का इर्तिकाब कर सके। मेरे ख्याल में उसने हरद्वार या हरादोवन से इन गुंडों की खिदमत हासिल की होंगी और हो सकता है कि इस वक्त वो खुद भी उनमें मौजूद हो, या मे भी वो हरिद्वार में बैठा रहा हो। बहरहाल मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। इस मौके पर ठाकुर ने कुछ कहना चाहा था, मगर मैंने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। तुम कुछ मत बोलो ठाकुर, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। अलबत्ता तुम्हें मेरे जाने के बाद यहाँ आकर एक दो काम करना होंगे, मैंने कहा और फिर उसे समझाने लगा कि उसे क्या करना है। मैंने उसे ये भी बता दिया कि बमला मेरे साथ जा रही है। मैं अभी उनसे बातें ही कर रहा था कि प्रॉपर्टी एजेंट रोशन लाल पहुंच गया। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और फ़ोन पर ठाकुर को उसके बारे में बताने लगा और फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मेरे साथ पेश आने वाले वाक़े की खबर इस वक्त पूरे शहर में फैल गई थी। रोशन लाल ने इस मौके पर तासुफ का इजहार किया। गाड़ी ले आए? मैंने मौजू बदलकर सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। हाँ, उसने जवाब दिया। गाड़ी देखने में अगरचे पुरानी लगती है, लेकिन इसका इंजन बेहतरीन हालत में है। पहाड़ी रास्तों पर भी बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। टैंकी फुल करवा दी है। इसके अलावा डिक्की में पेट्रोल से भरे हुए 5-5 गैलन वाले 3 कैन भी रखवा दिए हैं। पानी का मशकीज़ा और कुछ खाने पीने की अशिया भी पिछली सीट पर रखवा दिए हैं। तुम्हें रास्ते में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। शुक्रिया रोशन लाल, मैंने कहा। मैंने जयपुर में अपने दोस्त से कह दिया है, वो चंद रोज़ में यहाँ आएगा। अगर 1 हफ्ते तक मैं वापस ना आया तो वो इस बंगले और तुम्हारी गाड़ी का हिसाब कर देगा। एहतियातन तुम भी इसका फ़ोन नंबर लिख लो। मैंने उसे ठाकुर का फ़ोन नंबर लिखवा दिया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, मैंने उनमें से एक का कार का नंबर देखा था। उसके साथ DN के हरूफ लिखे हुए थे। क्या बता सकते हो कि ये सीरियल नंबर कहाँ का है? ये तो देहरादून का नंबर है, उसने कहा। मेरा भी यही हाल था, मैंने कहा और उठकर खड़ा हो गया। मगर किस्सा क्या था? कौन लोग थे वो? रोशन ने पूछा। वो भी उठकर खड़ा हो गया था। लंबी कहानी है, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। जिंदा रहा और वापस आ गया तो ज़रूर बताऊंगा।
वैसे क्या तुम बता सकते हो कि वो लोग किस तरफ गए होंगे? सुनने में तो यही आया है कि वो लोग हरद्वार की तरफ से फरार हुए थे। लोगों ने पुलिस थाने का घेराव कर लिया था कि उनका पीछा किया जाए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ऐसे मौक़ों पर कोई कार्रवाई नहीं करती, और ऐसी संगीन वारदातें पुलिस के तावन के बगैर भी नहीं की जा सकती। मैंने कहा, आम लोगों का भी यही हाल है कि ये कार्रवाई करने से पहले पुलिस को घोंस खिला दिया गया था ताकि वो मुदाखलत ना करे। रोशन लाल ने कहा, और वैसे भी यहाँ के थाने का इंचार्ज बहुत ही हरामी आदमी है। शुक्रिया रोशन लाल जी, मैंने कहा। इस बंगले की चाबी मैं आपको देकर जा रहा हूँ। ठाकुर बानोद सिंह आ जाए तो उनसे सारा हिसाब कर लीजिए। आप इनके पीछे जा रहे हैं? रोशन के लहजे में हैरत थी। आपकी अपनी हालत अच्छी नहीं है, वैसे भी शाम का अंधेरा छा रहा है। रात के वक्त इन खतरनाक पहाड़ी रास्तों में सफ़र करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। पहले ही बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है, मैंने कहा, इससे पहले कि मेरे और उनके दरमियान वक्त की हलीज मज़ीद वसी हो जाए। मैं उन तक पहुंच जाना चाहता हूँ। मैंने बमला को इशारा किया। वो थैला उठाकर बाहर निकल गई। मैंने बत्तियां बुझाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और चाबी रोशन लाल के हवाले कर दी। गेट पर नेपाली मुहाफिज मौजूद थे। आओ, इनका हिसाब भी कर दीजिए रोशन लाल जी, और अगर मुनासिब समझे तो एक आदमी की ड्यूटी यहाँ लगाए रखें, घर की हिफाजत होती रहेगी। मैंने कहा, मैं सारा इंतज़ाम कर लूँगा, आप चिंता न करें। रोशन लाल ने कहा। गाड़ी गेट के सामने मौजूद थी। चाबी इग्निशन में लगी हुई थी। रोशन लाल ने बताया कि गाड़ी के कागजात भी डैशबोर्ड में रखे हुए हैं। बमला ने थैला पिछली सीट पर डाल दिया और आगे पैसेंजर सीट पर बैठ गई। मैंने रोशन लाल से हाथ मिलाया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चाबी घुमाते ही इंजन स्टार्ट हो गया। उसकी हमवार आवाज़ से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इंजन वाकई बेहतर हालत में था। मैंने रोशन लाल की तरफ देखा, हाथ हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। शहर की हदूद से निकलते ही मैंने रफ्तार बढ़ा दी। पहाड़ियों में बल खाते हुए दूसरे ही मोड़ पर सामने से आने वाली बस देखकर मैंने रफ्तार कम करके कार को बिल्कुल साइड पर ले गया। यह हरिद्वार की तरफ से आने वाली आखिरी बस थी जो 7 बजे ऋषिकेश के अड्डे पर पहुंच जाती थी। शाम का अंधेरा फैलने के बाद इन पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करना निहायत ही खतरनाक था। इसीलिए शाम के बाद इस सड़क पर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होता था। हमारी तरह किसी मजबूरी के तहत सफ़र करना और बात थी। अंधेरा गहरा हो गया था। मैंने हेडलाइट्स जला ली थी। अंधेरे में चुकराती हुई हेडलैम्प्स की रोशनी बड़ा ही पुरस्कार तासर दे रही थी। मैं बहुत मुहतात होकर ड्राइव कर रहा था। बमला अपनी सीट पर सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसके चेहरे पर खौफ के हल्के से तासुरात थे। हम 8:30 बजे के करीब हरिद्वार के नवा में पहुंच गए। लबे सड़क चोंगी नाके पर मुझे कार रोक लेनी पड़ी। सड़क पर बैरियर लगा हुआ था। कार रुकते ही सड़क के किनारे पर बनी हुई कोठरी में से एक आदमी निकलकर सामने आ गया। मैंने कार के अंदर की बत्ती जला दी। उसे करीब आकर पहले हमें, फिर कार की पिछली सीट पर देखा और आगे जाकर सड़क पर बनी हुई लोहे की जंजीर गिरा दी। मैंने कार आगे बढ़ा दी और फिर अचानक ही एक और ख्याल के तहत उस शख्स के करीब पहुंचकर मैंने कार रोक ली। ऋषिकेश से हरिद्वार की तरफ आने वाला यही एक वाहिद रास्ता था और चोंगी के बैरियर की वजह से हर गाड़ी को यहाँ रुकना पड़ता था। ये शख्स अगर शाम से पहले भी यहाँ ड्यूटी पर था तो इसने उन लोगों को यहाँ से गुजरते हुए ज़रूर देखा होगा। सुनो, मैंने उस शख्स को मुखातिब करके कहा, तुम कितने बजे से यहाँ ड्यूटी पर हो? मैं तो 24 घंटे यहाँ ड्यूटी देता हूँ सरकार, उसने जवाब दिया। दोपहर 3 बजे के बाद ऋषिकेश की तरफ से आने वाली 2 कारें इस तरफ आई थीं। उनमें से 2 आदमियों के साथ 2 औरतें भी थीं। एक कार का नंबर मैं तुम्हें बता सकता हूँ, क्या तुम? मुझे किसी कार का नंबर तो याद नहीं है सरकार, मगर उन औरतों को मैंने देखा था। उसे मेरी बात काटते हुए कहा, मुझे इसलिए याद है कि उनमें से एक कार में राधन बैठा हुआ था और उसने बताया था कि दोनों औरतें बीमार हैं और उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। ओह, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसने एक आदमी का नाम लिया था
जिसका मतलब था कि वो उसे जानता है। राधन? राधन कौन है? कहाँ रहता है? मैंने पूछा। राधन को तो सारा शहर जानता है सरकार, वो इधर हरिद्वार में रहता है, उस शख्स ने जवाब दिया। वो सरायदारों और गेस्ट हाउस वालों से भत्ता लेता है, उसकी मंजूरी के बगैर यहाँ कोई धंधा नहीं कर सकता। मैंने सोनिया और शोभा के हुलिये बताकर पूछा तो उसने तस्दीक कर दी कि इन कारों में यही 2 औरतें थीं जो बेहोश पड़ी हुई थी। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। उन दोनों को यकीनन बेहोश करके रखा गया होगा। मैंने बमला की तरफ देखा, उसके चेहरे पर भी सनसनी के तासरात उभर आए थे। मैंने चोंगी मुहर्रर का शुक्रिया अदा किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। इसके साथ ही ये पार्ट अपने एहतिताम को पहुंचा।